नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। लेकिन जितने भी सर्वे हुए हैं उन सब में आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीटें दिखती मिल रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है सर्वों में कि वो इतनी बुरी हालत में रहेगी कि मात्र 1 से 2 सीट ला सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस माहौल में दिक्कत यह है लोगों की कि वो कहते हैं साहब भीड़ तो बहुत दिखाई दे रही है, जो केजरीवाल जी की रैलियां हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, उसमें पब्लिक तो खूब है। आप कह रहे हो साहब सर्वे में 1 या 2 सीट है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? सर्वे झूठे हैं। तो इसकी पोल खुली है और पोल खुलने में ये पता लगा है कि जो ये भीड़ जुटाई जा रही है रैलियों में, जो कार्यकर्ता आपको सभाओं में दिखाई दे रहे हैं, ये पैसे की भीड़ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो गुजरात की पुलिस है उसकी तरफ से खुलासा हुआ, हवाला के जरिए लगभग 8 करोड़ रुपया एक व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि मैंने पहुंचाया है। कहां से पैसा आ रहा है? बोलता साहब हवाला, आप हवाला का समझते हैं कि फोन आएगा कि ये पैसे फला जगह दे आओ। कोई बैठा हुआ विदेश से व्यक्ति पैसे भिजवा रहा है, तो वो व्यापार करते हैं और व्यापारियों का ऐसा लेन देन चलता है। तो अब पुलिस ने यह खुलासा किया है कि ये जो है प्रतिदिन गुजरात के अंदर 50 से 60 लाख रुपया हवाला के जरिए एजेंट लोग पहुंचा रहे हैं। गांवों में, शहरों में ये भीड़ जुटाने के नाम पर, सभा में आने के लिए ये पैसा बांटा जा रहा है पब्लिक को, और एक तरह से दिहाड़ी पर मजदूरों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि एक माहौल बनाया जा सके, एक ये दिखाया जा सके कि देखिए आम आदमी पार्टी के पास कितनी पब्लिक है। ये आपको बता दें जो खुलासा हुआ इसमें, अहमदाबाद में जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके पास से 30 लाख रुपए पकड़े और सौरभ परासर नाम का व्यक्ति, इसने बाकायदा पुलिस को जानकारी दी कि इस तरह से हवाला के जरिए पैसा आ रहा है। सवाल यह है कि ये हवाला के जरिए जो पैसा गुजरात में आ रहा है, ये आ कहां से रहा है? कौन लोग हैं? तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगाया है कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो कुछ देश के अंदर भी हैं तो कुछ लोग देश के बाहर बैठे हैं। वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते हैं, जिनका एक मंसूबा है कि भारत के टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के इशारे पर ये सब हो रहा है कि ताकि पंजाब और उसके अलावा जो क्षेत्र है आसपास के, उसमें कुछ हरियाणा है, हिमाचल है, और इसको कश्मीर के भाग को काट कर एक अलग देश बनाने की कवायद चलाई जा रही है जिसको नाम दिया जा रहा है खालिस्तान। आपने देखा कि 80 के दशक में जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय भी ये मूवमेंट चलाया गया था। जगह जगह आप देख रहे थे कि हिंदुओं की हत्याएं होती थी। दिल्ली में बसों के अंदर, डीटीसी बसों में जगह जगह ट्रांजिस्टर बम, छोटे छोटे बम। मेरा तो वो बचपन था, मेरे को खूब अच्छी तरह याद है कि कहीं एक ट्रांजिस्टर, पहले छोटे छोटे चाइनीज ट्रांजिस्टर चला करते थे, हमने भी सुना है कि बड़ा सस्ता मिल गया तो उसको ले आते थे, 100 रुपये में ट्रांजिस्टर मिल जाता था। अब उसके अंदर बम फिट कर देते थे। हमने गाना सुनने के लिए ऑन किया, सेल से कनेक्ट हुआ और ब्लास्ट हो गया। डीटीसी बसों में धमाके होते थे, बाजार में धमाके होते थे, और पंजाब के अंदर बसों से उतार कर हिंदुओं को मार दिया जाता था कि साहब हम तो अलग देश मांग रहे हैं। मुट्ठी भर लोग, उन्होंने इस पूरी सिख कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिख कम्युनिटी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि हमारे देश में जो सिख हैं, सिख का अगर हिंदी अर्थ लगाएंगे तो वो शिष्य है, और शिष्य किसका? गुरु का। तो जो गुरु हैं सिखों के, उन गुरु को जो ज्ञान है, जो उपदेश है, वो ये है कि वो धर्म के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें, देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें, देश के टुकड़े कर दें, धर्म पर आंच आने दें। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस जो नींव है वो नींव ही ये कहती है, नींव ही आधार मतलब इस जो पंथ का है वो यही है कि गुरुओं की वाणी, गुरुओं की बात पर आपको चलना है,
तभी सिख कहलाओगे, तभी आप सिख कहलाओगे। तो इस कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, जैसे आपने देखा कांग्रेस के टाइम में हिंदू आतंकवाद एक शब्द गढ़ा गया था और सिद्ध करने की कोशिश की गई कि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, इंद्रेश जी, ये सब आरएसएस के और हिंदूवादी लोग हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये बम ब्लास्ट करते हैं। और किस तरह से फर्जीवाड़ा करके एक सिद्ध करने की पूरी कोशिश की गई एजेंसियों के जरिए। ठीक इसी तरह इस देश में सिख कम्युनिटी को बदनाम कराने के लिए, टारगेट करने के लिए कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोगों को जो बेरोजगार थे, जिनके पास कुछ काम नहीं है, जो नशे की लत में आदी थे, उन लोगों को उस तरह के काम में लगाया गया ताकि इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा सके। बड़ी मुश्किल से ये जो आतंकवादी सोच रखने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी और उनके आका यहां भारत में जो बैठे थे, उन पर कंट्रोल हुआ। और कंट्रोल इस कीमत पे हुआ कि हमारे देश ने एक प्रधानमंत्री खोया। इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन वो कल्चर जो खत्म हुआ था, जो नष्ट हुआ था, फिर से पंजाब खड़ा हुआ था। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि वहां फिर से वही एक्टिविटी फिर शुरू हो गई है। कभी आपने सुना था? मैंने तो नहीं सुना। 80 के दशक में जिस समय पीक पर आतंकवाद था और उसके बाद 1990 आते आते वो पंजाब पूरी तरह सामान्य हो गया और आतंकवाद खत्म हो गया। लोग अपने काम धंधों में लग गए, कुछ लोग विदेश चले गए, फिर से वो अपना पंजाब को खड़ा करने में कामयाब रहे। कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह की घटनाएं हुई जैसी अब हो रही हैं। अभी शिवसेना के एक नेता हैं सुधीर सूरी, सरेआम उनको गोली मार दी गई। किस लिए विरोध था? वो एक मंदिर में मूर्तियों को तोड़कर और कूड़ेदान में फेंक दिया था। इसका वो विरोध कर रहे थे, पुलिस से आग्रह कर रहे थे कि भाई इसकी जांच करिए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। कौन लोग हैं ये जो हिंदू और सिख में फिर से झगड़ा कराना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, पंजाब का फिर से माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या ये मांग गलत थी? निश्चित रूप से नहीं। कोई भी देशभक्त, कोई भी हिंदू, कोई भी सच्चा सिख ये चाहेगा ही नहीं कि दो भाई आपस में लड़ें। एक भाई सिख, एक भाई हिंदू, एक ही परिवार के अंग होते थे और 5 भाई अगर पैदा हैं तो उन्हीं में से एक हिंदू केश धर लिया करता था और सिख बन अपना जो सिख की पहचाने हैं उसको धारण करता था। ये परंपरा थी, देश की रक्षा के लिए वो सैनिक बन जाता था। और इस परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक इस देश के हिंदू सिख एक हैं, ये सिख कम्युनिटी पूरी ताकत के साथ देश के साथ खड़ी है। सेनाओं में भी आप देखिए अलग से रेजिमेंट है, तो उनको लगता है कि जब तक ये खड़े हैं तब तक इस देश में हमारे पैर जमाना नामुमकिन है। और इसलिए वो लोग दोबारा से खड़े हुए हैं। और वही लोग, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है, मुझे लगता है, मैं नहीं इसको कहता हूं कि ये सच है, लेकिन जो तेजिंदर पाल बग्गा हैं, जो कि खुद एक सिख हैं, बीजेपी के लीडर ने, उन्होंने ये सीधा सीधा आरोप लगाया है कि पंजाब में चाहे वो मूसेवाला की हत्या हुई हो, चाहे अब ये शिवसेना नेता की हत्या हुई हो, और जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, नशे की खेप आ रही है, आए दिन ड्रोन गिराए जा रहे हैं। किसी ने पहले तो नहीं सुना था कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशे की चीजें गिराई जा रही हैं या हथियार गिराए जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की पंजाब में जब से सरकार बनी है तभी से ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इस पर तेजिंदर पाल बग्गा ने ये सीधे सीधे आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले पंजाब में सरकार बनाने के लिए केजरीवाल जी ने जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों से समर्थन लिया, अपने लिए वोट ली, उसके लिए वो एक खालिस्तानी समर्थक के घर में जाके सोए, उससे पूरे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो विदेशों में बैठे हुए हैं और जो पंजाब के अंदर भी सुप्त अवस्था में थे, उनको एक मैसेज गया कि ये जो सरकार आने वाली है, यदि केजरीवाल जी की सरकार आई तो आप अपने मूवमेंट को फिर से चला सकते हैं, आपको जमीन मिलेगी, इसके लिए माहौल मिलेगा इसके लिए। और इसलिए वो लोग फिर से खड़े होने लगे हैं, ऐसा आरोप है बीजेपी का। मैं इसको वेरीफाई नहीं करता क्योंकि मैं कोई जांच एजेंसी में नहीं हूं,
लेकिन जो पंजाब के लोग हैं, मेरी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि अच्छा भला पंजाब ठीक से चल रहा था, इसको जरूरत थी कि यहां इंडस्ट्री लगती, इसको जरूरत थी कि युवाओं को रोजगार मिलता, इसको यह जरूरत थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक किया जाता, जो पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको ठीक किया जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्च महीने से अभी तक लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, 8-9 महीने, इसमें कोई इस तरफ से काम नहीं हुआ। और दूसरी तरफ वो जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग थे, विदेशों में भले ही बैठे हुए हैं, वो एक्टिव हुए, उनको लगा कि इस समय जो सरकार है वो हमारे माहौल के, वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग जो झंडा लहरा रहे थे, उनके साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खड़ी दिखाई दी थी। और इसलिए ये जो माहौल बना है, इसी में लोगों का आरोप है कि यही जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि गुजरात के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी ये आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए। जैसा मैंने बताया, पंजाब से लगता हुआ ही हिमाचल है, तो लोगों को लगता है कि हिमाचल में भी अगर आप आ गई तो उनको माहौल मिलेगा। पंजाब के साथ खालिस्तान मूवमेंट वाले लोग वो सोच ही रहे हैं कि हिमाचल को भी मिला लेते हैं साथ में, क्योंकि हिमाचल से लगता हुआ आगे कश्मीर है। तो उनको लगता है कि इस मूवमेंट को चलाने में और आसानी होगी यदि हमारी एक से अधिक राज्यों में सरकार आ गई, हमारे पास पैसा होगा, पावर होगी। और इसीलिए जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हवाला के जरिए ये जो पैसा आ रहा है वही लोग भेज रहे हैं। हालांकि इसकी जांच में गुजरात की पुलिस लगी हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि अभी कोई कार्रवाई करना, ये कहा जाएगा कि साहब चुनाव की वजह से बीजेपी हमसे डर गई है, इसलिए हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। ये सीधा सीधा एक राजनीतिक दलों का बहाना रहता है और इसलिए माना यह जा रहा है कि चुनाव होने तक अंदर अंदर एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती रहेंगी, लेकिन खुलकर जो कार्रवाई हो पाएगी वो चुनाव के बाद ये कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये हवाला के जरिए जो पैसा जा रहा है ये बहुत गंभीर मामला है और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसा कह रहे हैं कि ये देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों का पैसा है, वो लोग आम आदमी पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, यदि ये आरोप सही हैं तो ये बहुत गंभीर है और ये राष्ट्रद्रोह है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप में से भी कोई गुजरात में रहने वाले होंगे, मुझे नहीं पता। आप में से कोई लोग पंजाब के होंगे, आप में से कोई लोग हिमाचल में रहते होंगे और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे दर्शक हैं जो मुझे भी प्यार करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो राजनीति में पकड़ रखते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट और आम आदमी पार्टी, इनके संबंध हैं कि नहीं इस पर राय रखते हैं। एक्सपर्ट्स वो जानते होंगे कि हकीकत क्या है, मुझे भी जानना है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर आरोप लगा रहे हैं आप पर, क्या वो सही है? और अगर वो सही हैं तब क्या हमारे देश की जांच और सुरक्षा एजेंसियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए? ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।